साउंड टेस्ट करा दो भाई पहले एक बारी। आवाज आ रही है आपको? ठीक है। English author A. Milne, writer of Winnie the Pooh, has said, "How lucky I am to have something that makes saying goodbye so difficult." इट सिंपली मीन्स कि मैं कितना लकी हूं कि मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से गुड बाय बोलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठोर पड़ रहा है। अ वेरी वार्म गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे उड़ानियंस का हमारे इस इंग्लिश के सेशन में, आखिरी इंग्लिश के सेशन में इस बैच के। आशा करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और तैयार होंगे हमारे इस आखिरी क्लास के लिए। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, तो प्लीज एक हेड्स अप दे दीजिए सो दैट वी कैन हैव द सेशन स्टार्टेड। वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेज। आई कैन सी बहुत सारे बच्चे चैट बॉक्स में एक्टिव हैं, बट आई कैन सी चैट बॉक्स किसी कारण से फ्रीज हो गया है, राइट? सो आई एम नॉट एबल टू सी आपके कमेंट्स। आई कैन सी कुछ बच्चे यहाँ चैट बॉक्स में एक्टिव हैं, लेकिन कुछ किसी कारण से चैट बॉक्स फ्रीज हो गया है, राइट? लेट्स सी। ओके, चैट बॉक्स ओके, ऑल राइट, आई कैन सी नाउ। थैंक यू सो मच। आई कैन सी गुड इवनिंग, वेरी वार्म वेलकम। आई कैन सी बहुत सारे बच्चे हैं, गगन, अक्षत, जिज्ञासा, अनामिका, डॉक्टर आर्यन सलोनी, यथार्थ, दीक्षा, कौशल, हरलीन, दक्ष, अनुभा, सुप्रिया, आशीष, मोहम्मद, खुशी, रोशन, रिया, अभिनव, वैष्णवी, आलोक। आई कैन सी ऑल आर हियर। थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्फर्मेशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं चलिए अपनी क्लास को, और आई एश्योर यू कि आज आप बहुत मजा करने वाले हैं। चैप्टर का जो कल्मिनेशन है, जो हमने कल पहला पार्ट पढ़ा है चैप्टर का, वो जो सेकंड पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं बेहद मजेदार है। आपको एक बहुत जोरी सीख भी देके जाता है इन अ वेरी वेरी इनोवेटिव एंड ह्यूमरस वे। ठीक है, स्टार्ट करें फिर हम लोग, शुरू करें अपनी इस क्लास को। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आई एम रियली गोइंग टू मिस यू ऑल भाई। ऐसा एग्जैक्टली सेम मेरी तरफ से भी है। आखिरी क्लास है, मैं चाहता हूं इसमें हम लोग कुछ अच्छी सी मेमोरीज क्रिएट करके जाए, ऐसे थ्रू आउट द ईयर हम लोगों ने की। और मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल ये बैच है। आप सभी बहुत स्पेशल हो मेरे लिए। बेस्ट पार्ट ऑफ द डे होता है मेरे लिए क्लास लेना। तो द फीलिंग इज म्यूचुअल। अगर आप लोगों को भी ऐसा महसूस हो रहा है तो मेरे को भी ऐसा महसूस हो रहा है। बट रिमेंबर, डोंट क्राई बिकॉज इट्स एंडिंग, स्माइल बिकॉज इट हैपेंड। एट द एंड ऑफ अ गुड एक्सपीरियंस, कभी भी अगर आपको कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहे कहीं भी, तो उसके एंड पे, खत्म होने पे लगता है कई बार कि यार ये खत्म क्यों हो रहा है, यार ये खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा ही होता है, एक हर खूबसूरत चीज कभी ना कभी तो एंड होती है। बट रिमेंबर, ये बात याद रखिए कि इस चीज की वजह से परेशान नहीं हुई है कि वो खत्म हो रहा है, खुश होइए कि वो हुआ, इट हैपेंड, इसकी वजह से खुश होइए, स्माइल करिए। तो डू नॉट वरी, चिंता नहीं करिए, हम लोग मिलते रहेंगे और इसके बारे में हम क्लास के एंड में भी बात भी करेंगे, चिंता नहीं करिएगा आप लोग। बट आई एम गोइंग टू मिस यू ऑल। मेरे लिए आप बहुत बहुत स्पेशल हो भाई। मैंने आप लोगों को कई बार अक्सर ऐसा बोला है कि किसी को ये समझा पाना कि हम लोगों का एक ऑनलाइन एटमॉस्फेयर में इतना अच्छा बॉन्डिंग कैसे डेवलप हुआ इज प्रॉब्ली इम्पॉसिबल। कोई समझेगा ही नहीं इस बात को। लेकिन हाँ, इतना जरूर समझ सकता है शायद, हम दोनों एक दूसरे की म्यूचुअल जो फीलिंग्स हैं उनको अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर सम रीजन वी हैव बॉन्डेड, वी हैव बॉन्डेड अ ग्रेट डील। मतलब हमको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बात अच्छे से समझते हो, मैं आपकी बात अच्छे से समझ जाता हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम लोग मिलते नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम लोग एक ऑनलाइन एटमॉस्फेयर में ऑपरेट करते हैं। बट इवन देन आई वुड से कि हमने थ्रू आउट द ईयर कुछ फैंटास्टिक मेमोरीज क्रिएट की हैं। every single one of them I'll cherish। मैं खुश होऊंगा उनको याद कर करके, और आशा करता हूं आप भी सेम महसूस करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आप लोग परेशान नहीं हुए यार। मुझे लगता है जब अगर कभी ऐसा मौका हो, वैसे तो मुझे रूमी की एक बात याद आती है जो कि शायद आप लोगों को थोड़ा सा दिलासा दे, यहां पे समझ में आए बात, क्योंकि मुझे भी उसी से दिलासा हुआ बात सुन के। रूमी एक बहुत ही मशहूर फिलोसोफर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे दार्शनिक रहे हैं। उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली है गुड बायज को लेके। उन्होंने बोला है, गुड बायज आर ओनली मेंट फॉर पीपल, आर ओनली मेंट फॉर दोज हु लव विद आईज। I repeat, goodbyes are only meant for those who love with their eyes, because for those who love with their soul,
देयर इज नो सच थिंग एज सेपरेशन। गुड बाय सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो कि आंखों से, जिनका ऊपर ऊपर का लगाव होता है। ऐसे लोग जिनका कनेक्शन आत्मा से होता है, जिनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, उन लोगों के लिए कभी सेपरेशन नहीं होता। हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा दूर हो जाए एक दूसरे से, बातचीत ना हो उनकी, बट देन अगेन व्हेनेवर दे मीट अगेन, तो फिर से उनकी वहीं से बातचीत शुरू हो जाती है जहां पर उन्होंने छोड़ा था। ऐसी बॉन्डिंग होती है कुछ लोगों की, है ना। तो आई होप आप समझे इस बात को। हमारी आखिरी क्लास हो रही है लेकिन हमारा सफर खत्म नहीं हो रहा है, चिंता नहीं करिए आप लोग। स्टार्ट कर रहा हूं चलिए विद द गेम एज यूजुअल, जैसे हम गेम से शुरू करते हैं उससे स्टार्ट कर रहा हूं। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स। अब यहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिखेगी, मैंने आज थोड़ा सा लंबा सेंटेंस रखा है जानकर, ताकि आप लोगों को ये टारगेट सेंटेंस हमारा, इसको ध्यान से देखिए। और इसमें भी एक छोटा सा पोर्शन है, ये डबल एज्ड, सॉरी हाँ, अरे अरे भाई क्या हो रहा है, इसमें भी देखो ये जो पोर्शन है, अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, इसका मीनिंग आप लोगों को बताना है। एक बारी सेंटेंस देख लो पहले। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर ट्रैफिक रूल्स टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स। गवर्नमेंट ने ट्रैफिक रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दिया, सख्त कर दिया, ताकि एक्सीडेंट्स कम हो। बट सम पीपल फील दे आर टू हार्श। लेकिन कुछ लोगों को लगता है जो रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं बहुत हार्श हैं। द न्यू पॉलिसी इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। ये जो पॉलिसी है नहीं, एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। ये डबल एज्ड स्वॉर्ड क्या होता है? हिंदी में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा दो धारी तलवार। तो डबल एज्ड स्वॉर्ड क्या होता है एग्जैक्टली, आप लोगों को बताना। बताइए, फटाफट से बताइए भाई। है ना, इजी पीजी आई बिलीव, मुझे लगता है बिल्कुल ही आसान है ये तो। आपने सुना हुआ है ये वर्ड बहुत बारी, डबल एज्ड स्वॉर्ड, है ना। तो उसी का मीनिंग बताना है आप लोगों को, बताइए। कंप्लीटली सॉरी, हेल्पफुल एंड हार्मफुल एट द सेम टाइम, कंप्लीटली सेफ, वेरी डेंजरस, इजी टू अंडरस्टैंड। क्या होता है जल्दी से बताइए। पोल आ रहा है बच्चा पार्टी, मैंने चेक किया है अभी, एक बारी दोबारा से आप लोग रिफ्रेश कर लो, लॉग आउट लॉग इन कर लो एक बारी, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ कुछ इशू। शुरू करते हैं। इसका आंसर बच्चा पार्टी करेक्ट है ऑप्शन ए। एक ऐसी चीज जो कि हेल्पफुल भी हो और हार्मफुल भी हो एट द सेम टाइम, उसको आप बोलते हैं डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार। दो धारी तलवार यानी कि तलवार का क्या काम होता है? सामने वाले को चोट पहुंचाने का काम आती है। लेकिन दो धारी हो अगर, इस तरफ दोनों तरफ उसके धार हो, दोनों तरफ उसके हर्ट करने की ताकत हो, तो किसी इंसान को जिसने उसको पकड़ा हो उसको भी हर्ट कर सकती है, राइट। तो सिंपली मतलब यह है कि एक ऐसी चीज जो तो कि जिसका फायदा भी हो और नुकसान भी हो, उसको आप बोलते हैं डबल एज्ड स्वॉर्ड, ऑप्शन ए। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। ही ब्लू हिज ओन ट्रम्पेट इन फ्रंट ऑफ द मैनेजर। यहां पर एक एक्सप्रेशन है ब्लू हिज ओन ट्रम्पेट। इसका मतलब क्या है? मुझे लगता है मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पहले भी, एक बार बताइए इसका मीनिंग फटाफट से। पैंगविन, मेरी भतीजी का फेस, अच्छा ठीक है, दिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है। अरे भाई कहीं जा थोड़ी रहे हम लोग। स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन होता है उसमें एंट्री होती है, उसमें शुरुआत होती है होटल कैलिफोर्निया की तरह होता है। वो गाना होता है, एक बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश सॉन्ग है होटल कैलिफोर्निया, सुनना आप लोग। और उसमें बड़ी अच्छी लाइन है एक, यू कैन ऑलवेज चेक इन बट यू कैन नेवर चेक आउट। आप अंदर तो आ सकते हो, बाहर कभी नहीं जा सकते। तो ये टीचर स्टूडेंट वाला जो रिलेशन है, इसमें हमेशा ऐसा ही मैं मानता हूं कि इट कैन गेट स्टार्टेड। ये शुरुआत तो होती है इसकी, इसका एंड नहीं होता है कभी भी। और मेरी तो सारी दोस्ती, मेरे सारे जो भी रिलेशन है, मेरे सारी बॉन्डिंग जो है वो ऐसी है भाई। वहां पे शुरुआत तो हुई है, वहां पे अंत नहीं हुआ है कभी भी। ठीक है, 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 ठीक है। टू गुड टेल्स, यस, ठीक है, आपको बताऊंगा कुछ किस्से, इंटरेस्टिंग किस्से। ओके, ब्लो इज ऑन ट्रम्पेट मतलब होता है ऑप्शन बी, प्रेज्ड हिमसेल्फ। एक ऐसा इंसान जो कि अपनी तारीफ खुद ही कर ले, किसी और को जरूरत ही ना पड़े उसकी तारीफ करने की। अपने मुंह मियां मिट्ठू बोलते हैं ना हिंदी में, वो अंग्रेजी में उसके लिए जो कहावत है, अंग्रेजी में जो उसके लिए ईडियम है, वो है ब्लू इज ऑन ट्रम्पेट। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ती उनको कि उनकी कोई और तारीफ करे। क्यों? क्योंकि वो खुद ही अपनी तारीफ बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, बाय द वे इट्स अ वाइस वर्च्यू नहीं है, एक पॉजिटिव क्वालिटी नहीं है। कभी भी अपनी तारीफ नहीं करी, आपकी तारीफ बाकी लोग करें ऐसा अच्छा लगता है, कभी भी अपनी तारीफ खुद करता हुआ इंसान अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप इस हैबिट में हैं, छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, Rahul never had to worry about money or comfort because his parents were extremely wealthy. He was born with a silver spoon in his mouth. Born with a silver spoon, इसका मतलब क्या होता है? सेंटेंस के थ्रू आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, बताइए। Born with a silver spoon,
ठीक है, बताइए फटाफट से मीनिंग क्या है इसका। मैराथॉन्स होंगे, ऑफ कोर्स मैराथॉन्स होंगे, उसमें मिलेंगे हम। 45 डेज आपके लिए एक सरप्राइज है, वेट करो अभी, या गेस करो क्या लगता है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, इजी पीजी आई बिलीव, मुश्किल तो नहीं है ये बिल्कुल भी। ही स्पीक्स पोलाइटली, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज ग्रीडी, ही वॉज बॉर्न रिच। ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून का मतलब क्या हुआ, ये आपको चारों में से एक पिक करना है, बताइए फटाफट से। ठीक है, करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन डी, ही वॉज बॉर्न रिच। कोई ऐसा इंसान जो कि रईस ही पैदा हुआ हो उसको आप बोलते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। ठीक है, मूविंग ऑन। चलिए अब एक बार स्टैंडिंग से आप लोगों को दिखाता हूं मैं, अपडेट नहीं हुआ है ये। ओके, ध्रुव पटेल, सादगी शौर्य, भाई मैं नाम काफी कॉन्स्टेंटली देखता हूं यहां पर, तो आप लोग दोनों को बधाई, दोनों को शाबाशी। सुयश, रुद्राश्मित, अनिरुद्ध कुंतल, अभिनव शर्मा, अनुराग सिंह, नारुतो सर, अनब्लॉक करवा दो प्लीज। अरे ये क्या बात है, क्या हो गया तुमको। ब्रह्म, बच्चगांव, प्रभात फ्रॉम ARA आरा, ओके, वेल डन, टॉप 10 को बधाई हो भाई। चलिए शुरू करते हैं अपने इस पोर्शन को, जहां पर हम लोग आज पोर्शन जो बचा हुआ है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ का, हमने कल स्टार्ट किया है चैप्टर, वो उसको आज कंप्लीट करने वाले हैं हम सेकंड पार्ट को। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बेहद मजेदार से पोर्शन पे हम लोग कल बिल्कुल हमने जहां पे क्लास खत्म करी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पोर्शन है, क्लिफ हैंगर पे शायद आप लोग अटक गए होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं, एक बार फटाफट से आप लोग को ब्रीफ में आइडिया देता हूं। फॉर द वन लास्ट टाइम, फॉर द वन लास्ट टाइम इन द बैच, ठीक है, लेट मी रिमाइंड यू, मैं नहीं जा रहा हूं आप लोगों की लाइफ से कहीं भी, अभी जो बैच हमारा है उसमें हमारी यहां आखिरी क्लास है, इसके बाद हो सकता है मेरी कुछ रिवीजन क्लासेस भी लग जाएं, हो सकता है कि हम लोग इसके बाद कुछ और टाइम क्लास जो होने वाली है बैचेस में उसमें भी एक आध बार मिले अभी आगे, आपके कुछ डाउट्स अगर आए उनको एड्रेस करने के लिए। बट उसके बाद डेफिनेटली हम लोग आपके जो एग्जाम से पहले मैराथन्स होती हैं, बहुत सारे और भी आपके लिए चीजें प्लान की जाती हैं, उनमें तो मिलने वाले ही हैं फॉर श्योर। सो डू नॉट वरी, चिंता नहीं करो यार, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हाँ, एक पार्ट जरूर जो हमारा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, जो कि सिर्फ हमारे बीच में रहता है ना, ये जो बैच है ये सिर्फ हम बच्चे और आपके बीच में, हमारे बीच में रहता है ना, तो ये वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, हर खूबसूरत चीज, हर अच्छी चीज कभी ना कभी समाप्त तो होती है। व्हाट्स द प्रॉब्लम, कोई दिक्कत थोड़ी है, हम लोग तो कनेक्टेड रहेंगे तब भी। देखो प्ले है हमारा, जो प्ले है बच्चा पार्टी द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का आखिरी चैप्टर है, लिखा है क्लेयर बायको ने। और बेसिकली ये जो चैप्टर है ये सेट है 25th सेंचुरी में। इस चैप्टर में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं ऐसा इमेजिन किया जा रहा है, या ऐसा लिखा है राइटर ने इस चैप्टर को, कि वो 25th सेंचुरी में हो रहा है। ठीक है, 25th सेंचुरी में हमारा जो 2040 पे ऐसा इमेजिन किया गया 2040 में कि अर्थ पे मार्स ने अटैक कर दिया है, और मार्शियंस का जो अटैक है अर्थ पे फिक्शनल है, सब असली में नहीं हुआ, ऐसा सब काल्पनिक है, ऐसा माना गया बस कि 20th सेंचुरी में राइटर ऐसा मान रहा है कि हमारे अर्थ पे 2040 में 2040 में अटैक हुआ था मार्स के द्वारा, और वो अटैक जो है टल गया, मतलब उस अटैक को टाल दिया गया, एक तरह से उस अटैक को डिरेल कर दिया गया। किसके द्वारा? एक मामूली सी नर्सरी राइम की किताब के द्वारा, जिसका नाम था मदर गूस। क्या था और क्यों था, ऐसा कैसे हुआ, ये सब आपको चैप्टर पढ़ के पता चलेगा। मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है, अब चलिए हम चलते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था बेसिक थीम क्या है लेसन का, कि कभी भी अगर आपके बीच में दो पार्टीज आप हैं, मतलब आप और आपके सामने कोई और इंसान है, अगर आपके बीच में कल्चरल गैप है, आप अलग अलग कल्चर से आते हैं, आपके बीच में लैंग्वेज गैप अगर है, तो उसकी वजह से बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है, जैसे यहां पर हुआ। दूसरा एक और सीख या एक और थीम जो इस लेसन का आप मान सकते हैं, वो ये कि हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन पे या थोड़ी बहुत जानकारी पे कभी भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इट कैन गिव राइज टू ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जैसा कि चैप्टर में होगा, आप देखेंगे। अभी चैप्टर के बारे में ब्रीफली बता देता हूं जो यहां तक हुआ है अभी, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे बच्चा पार्टी। होता क्या है इस चैप्टर के अंदर, दो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हैं ये थिंक टैंक, जो कि मार्स का कमांडर इन चीफ है, उसका चेला है, असिस्टेंट है नूडल, जो कि इसको लगातार असिस्ट करता रहता है, इसके साथ 24 घंटे रहता है। इन दोनों ने क्या, बल्कि प्राइमरीली थिंक टैंक ने, जो मार्स का कमांडर इन चीफ है, इसने अपनी एक स्पेसशिप, मार्स की एक स्पेसशिप इन्वेस्टिगेट करने के लिए धरती पे भेजी, अर्थ पे भेजी, जिसपे इसने 3 क्रू मेंबर्स को भेजा, ओमेगा, आयोटा और ओओपी।
ठीक है, इन तीनों को इसने भेजा और ये तीनों लैंड कर चुके हैं, अब धरती पे एक जगह पहुंचे और पहुंच गए हैं फाइनली एक लाइब्रेरी में। लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि लाइब्रेरी के अंदर जो भी चीजें हैं, जैसे किताब होती है यूजुअली लाइब्रेरी के अंदर, तो वो जो बुक्स वहां रखी हुई हैं इनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या है। इन्होंने स्टार्टिंग में अज्यूम किया कि वो सैंडविच है। फिर थिंक टैंक, जो कि एक बहुत ही घमंडी एरोगेंट टाइप आदमी है, उसने सजेस्ट किया कि ये सैंडविचेस हैं और सैंडविचेस हैं कम्युनिकेशन सैंडविचेस, इनको कान पे लगा के सुनो, कोई आवाज नहीं है इनको। फाइनली जो नूडल है वो समझदार बंदा है, उसने सलाह दी कि मैंने कुछ सर्वेयर फिल्म्स देखी हैं जिनमें मुझे पता चला कि जो आपके हाथ में सैंडविच है, उन तीनों लोगों को बोल रहा था, ओमेगा, आयोटा और ओपी को, ठीक है, उनको उसने सजेस्ट किया कि ये जो आपके हाथ में सैंडविच है ये असल में आई कम्युनिकेशन के लिए, ह्यूमंस जो भी मैंने सर्वेयर फिल्म्स देखी हैं उनमें इनको देखते हैं, बस सुनते नहीं है। अब यही बात एकदम से थिंक टैंक ने उसको बोल दी, लोगों को, तीनों को, कि भाई मेरे दिमाग में बड़ा अच्छा आइडिया है, ये तो आई कम्युनिकेशन के लिए है, ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, इनको देखो बस। अब जैसे ही उन्होंने देखा, सामने उन्होंने एक बड़ी सी एक मदर गूस के नाम, जो राइम नर्सरी राइम्स की किताब होती है, उसको उठाया और उसको देखा, तो उनको लगा उसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी, उसमें लाइंस पे स्क्विगल्स थे, मतलब मार्किंग्स थी, लाइन से रैंडम मार्किंग्स। बस उनको तो नहीं आती ना हमारी भाषा, तो उसको इसलिए उनको जो भी लिखा था किताब में सब रैंडम मार्किंग्स लगे, डॉट लगे और पिक्चर्स दिखी उनको, बस कुछ, राइट। तो लेकिन इनको जब ये समझ नहीं पा रहे थे, तो फिर से नूडल ने एक सलाह दी कि आप विटामिन खा लीजिए जो हमारी टीम ने आपको दिए हुए हैं, उससे आपका जो मेंटल लेवल है, जो आई की लेवल है, वो बढ़ जाएगा और फिर आप डिकोड कर पाएंगे इस कोड को। यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या आप लोगों को क्लियर है, ताकि मैं आगे शुरू कर सकूं, एक बारी मुझे बता दो, ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट से। ओपीज ओपी, यस, ओपीज ओपी एक्चुअली, बिल्कुल। सर पोएट का नाम एग्जाम में पूछते हैं, नहीं बच्चे, पोएट का नाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन हां, आप अगर अपने आंसर्स में राइटर या पोएट का नाम लिखते हो तो जरूर एक चेरी ऑन टॉप हो जाता है। आप अगर आंसर में अपने मेंशन करके आओगे ना राइटर या पोएट का नाम, जरूरी नहीं है हर एक का आप याद रखो, लेकिन अगर किसी का याद रहा तो वो लिख दो, और अगर याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ऐसा है कुछ जैसे अच्छी हैंडराइटिंग का एडवांटेज होता है, आपको कभी भी अच्छी हैंडराइटिंग के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन हां अगर हैंडराइटिंग अच्छी ना हो तो मार्क्स कट जरूर जाते हैं, क्योंकि टीचर को समझ नहीं आता। तो ऐसे ये चीज जो है, राइटर नेम है, पोएट नेम है, पूछा नहीं जाता एग्जाम में कभी। अगर आप अपने आंसर्स में, स्पेशली शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप जो आंसर्स है उनमें मेंशन करके आओगे, तो आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में या फुल मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प करता है। ठीक है, स्टार्ट करें फिर हम लोग। यस यस यस, मैं 2-1 पेज पहले से स्टार्ट कर रहा हूं, फिर आप लोगों से आगे बात करेंगे। चलिए, हियर वी बिगिन। तो बच्चा पार्टी, आखिरी क्लास, आखिरी लेक्चर, आखिरी टॉपिक और बचा हुआ जो पोर्शन है मजेदार है। ऐसे पढ़ते हैं जैसे इसके बाद हो ही ना कुछ, इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, ऐसा पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, ओके। नूडल, forgive me your cleverness, but did not the chemical department give our space people vitamins to increase their intelligence? अब नूडल जो इतना समझदार है, ये जो हालांकि थिंक टैंक कमांडर इन चीफ है, ये है राजा मार्स के लोगों का, ये तो असिस्टेंट है बस नूडल इसका, लेकिन ये ज्यादा समझदार लगा मुझे बंदा। देखो, अगर इसको कोई बात भी बतानी होती ना थिंक टैंक को, तो देखो कितनी समझदारी से, कितनी कर्टेसी, कितनी तहजीब के साथ ये पास ऑन करता है। और ये आपको सिखाता है कि अगर आप कभी भी किसी बेवकूफ घमंडी इंसान के आसपास है, तो आपको अगर उसके साथ काम करना ही पड़े, जो कि कॉर्पोरेट एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा होता है भाई आप कभी भी कहीं ज्वाइन करोगे काम करने के लिए, तो आपके आसपास बहुत सारे बेवकूफ लोग होंगे, उनसे अपने आप को कट ऑफ करना विल नॉट बी अ सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हो कि उनके साथ कैसे ऑपरेट करना है ये सीख लो, तो नूडल को देखो, देखो क्या बोलता है। फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, हे महाराज माफ करिए मुझे, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस? लेकिन क्या आपको याद है कि हमारे जो केमिकल डिपार्टमेंट है, उसने इन लोगों को, जो हम लोगों ने भेजे हैं स्पेसशिप पे, उनको कुछ विटामिन दिए इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए। थिंक टैंक, स्टॉप। थिंक टैंक, आप देखो घमंडी आदमी क्या करता है। दूसरे घमंडी आदमी क्रिएटिव तो बिल्कुल सोचता ही नहीं है क्रिएटिवली, वो सोचता है दूसरे के आइडियाज कैसे अपने बना के प्रेजेंट करूं। देखो, स्टॉप। अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी। बोलता है सब लोग चुप हो जाओ, एकदम रुक जाओ, एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिलियंट आइडिया, इंप्रेसिव आइडिया मेरे दिमाग में आया है। स्पेस पीपल, आर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। अपनी टीम जो वहां पर गई है अर्थ पे, उनको बोलता है देखो भाई लोगों, स्पेस पीपल, तुमको हमारी केमिकल टीम ने कुछ विटामिन दिए होंगे इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए। अपना आइडिया प्रेजेंट कर दिया। अभी नूडल ने बोला है उसका आइडिया। टेक देम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच, द मीनिंग ऑफ कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। बोलता है उनको तुरंत खा लो
और फिर ये जो सैंडविच है, ये किताबों को अभी तक सैंडविच मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये किताब, ये सैंडविच है, इसको देखो, फिर जो कोड है इस किताब में, जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको कोड मान रहे हैं, क्योंकि इनके लिए पजल है वो। विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। विल स्लोली अनफोल्ड का मतलब है धीरे धीरे तुमको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, आगे देखिए अब। इट शैल बी डन। ओमेगा, जो कैप्टन ओमेगा है, स्पेसशिप की जो कैप्टन है, सबसे लीड जो पोजीशन में वहां पर है ओमेगा, वो बोलती है इट शैल बी डन सर, कि हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। रिमूव विटामिन, अभी ऑर्डर देती है अपनी टीम को कि विटामिन निकालो। क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स। क्रू मतलब ये टीम मेंबर्स। क्रू सिंपली मींस टीम मेंबर्स। क्रू समझते हो ना तुम? तो जितने भी टीम मेंबर्स हैं विटामिन निकालते हैं फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स। इनके बेल्ट पे कुछ बॉक्सेस होते हैं, वहां से निकालते हैं विटामिन। प्रेजेंट विटामिन, अब ये ऑर्डर देती है दूसरा कि अपने विटामिन को प्रेजेंट करो, तो ऐसे हाथ पे निकाल के रखते हैं तीनों विटामिन। दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली। स्टिफली का मतलब होता है ऑकवर्डली, कल भी बताया था मैंने। ये थोड़ा ऑकवर्डली, सख्ती के साथ विटामिन को आगे ऐसे होल्ड करते हैं। स्वेलो विटामिन, और फिर ऑर्डर देती है कि इनको स्वेलो कर लो। स्वेलो मतलब खा लेना, निगल जाना। तो ऑर्डर देती है कि तीनों, सब लोग विटामिन को स्वालो कर लो। तो तीनों एक साथ विटामिन को स्वालो कर लेते हैं। दे पॉप द विटामिन इनटू देयर माउथ। ये तीनों अपने विटामिन को मुंह में डालते हैं। एंड गल्प साइमल्टेनियसली, और एक साथ गल्प कर जाते हैं। गल्प मतलब अगेन निगलना। ठीक है, खा लिया उन्होंने विटामिन सब। अब क्या होता है? दे ओपन देयर आइज वाइड, एकदम से इनकी आंखें खुलती है, बहुत वाइड आंखें खुल जाती है इनकी। देयर हेड शेक, इनके सर हिलने लगते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, और ये अपने सर जो, और अपने ऐसे फोरहेड्स पे लगा लेते हैं। एकदम से अपने हाथ जो है उनको फोरहेड पे लगा लेते हैं। एकदम से चक्कर वक्कर आ जाते हैं इनको। थिंक टैंक, एक्सेलेंट, नाउ डिसाइफर दैट कोड। अब थिंक टैंक बोलता है बहुत बढ़िया, नाउ डिसाइफर दैट कोड। डिसाइफर मतलब डी कोड या सिंपली टू अंडरस्टैंड। चलो अब उस कोड को समझने की कोशिश करते हैं। थिंक टैंक ये बोलता है, समझो उस कोड को। अब ऑल इट शैल बी डन सर, तीनों एक सुर में बोलते हैं, क्योंकि बॉस अगर बोले तो बोलना ही पड़ता है एम्प्लॉय को। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस। अब ये किताबें पढ़ने लगते हैं इस किताब की, और इस किताब के जो पेजेस है उनको पढ़ने लगते हैं, और पढ़ते हुए फ्राउन करते हैं। फ्राउन मतलब क्या होता है? टू गिव अ सीरियस लुक। असल मायने में फ्राउन का मतलब ये होता है कि जब आप ऐसे कोई चीज देख रहे हो ध्यान से, और आप अपनी ये जो आईब्रोज है ना, इनको ऐसे ऊपर उठाओ, ऐसे सोचो, ऐसे देखो, ये जो होता है ना, इसको फ्राउन करना बोलते हैं। बट जनरली ये क्या कन्वे करता है? जब आप कोई सीरियस काम कर रहे हो बिल्कुल, तब आप ऐसे बिल्कुल इंटेंटली देख रहे हो, सोच रहे हो उस चीज के बारे में, उसको बोला जाता है फ्राउन। तो ये जब किताब को देखते हैं तो एकदम से सीरियस लुक आ जाती है इनके चेहरे पे, इनको समझ नहीं आता कि क्या लिखा है। हालांकि अब इंटेलिजेंस बढ़ गई है, अब इनको समझ में आने लगा है, लेकिन असल में मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या इंटरेस्टिंग चीज आएगी अब। ओमेगा ब्राइटली, अब ओमेगा एकदम से, ब्राइटली का मतलब है कि ओमेगा को सब कुछ, ब्राइटली एक्सप्रेशन है मतलब बड़ी खुशी के साथ, हैप्पीली वो बोलती है आहा। आयोटा, आयोटा भी एकदम से समझ जाता है, ओहो। आयोटा जो है वो भी एक फीमेल है, वो भी ओहो। और ओओपी बस्टिंग इनटू लाफ्टर, ओपी जो है वो तो जोर जोर से हंसने लगता है। ओपी जो हमारा ओपी कैरेक्टर है हंसने लगता है बेचारा। मतलब अब इनको किताब में जो भी कुछ है उसका मतलब समझ में आने लगा है। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से? टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा। अब ये बोलता है थिंक टैंक, भाई क्या लिखा हुआ है किताब में, बताओ मुझे। दिस इंस्टेंट मतलब दिस मोमेंट, इसी क्षण बता दो जो भी लिखा हुआ है। दिस वेरी इंस्टेंट मतलब इस पर्टिकुलर मोमेंट पे बता दो, अभी के अभी। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ट्रांसक्राइब होता है बच्चे टू राइट और से एग्जैक्टली व्हाट्स रिटन। वैसे ट्रांसक्राइब का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों ने कभी भी किसी को देखा है कि कोई रिकॉर्डिंग सुन के वर्ड टू वर्ड जो लिखा हुआ है, वर्ड टू वर्ड जो रिकॉर्डिंग में बोला गया है किसी, वो लिखे अगर, उसको ट्रांसक्राइब करना बोलते हैं। यूजुअली बहुत सारी चीजों को ट्रांसक्राइब किया जाता है रिटन रिकॉर्ड के लिए, लेकिन ट्रांसक्राइब का यहां पर मतलब क्या है? तो ये ऑर्डर दे रहा है ओमेगा को कि भाई जो भी लिखा हुआ है उसमें वो मुझे पढ़ के बताओ फटाफट से। ओमेगा यस सर, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस। अब ओमेगा जो है, कैप्टन ओमेगा ऑर्डर फॉलो करती है और बड़ी सीरियसनेस के साथ कुछ पढ़ती है। क्या? नर्सरी राइम है, एक नर्सरी राइम। देखो, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। अब भाई ये वो राइम है जो हम अपने नर्सरी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। दे डू नॉट हैव एनी लॉजिक व्हाटसोएवर, इनके अंदर कोई लॉजिक थोड़ी है, ये तो राइम है, बस बच्चे को मजा आता है पढ़ के सुन के। देखो,
लिखा हुआ है मिस्ट्रेस मैरी, मैरी एक बेसिकली कैरेक्टर है इसके अंदर, मालकिन मैरी, क्वाइट कॉन्ट्ररी, बस ये राइम करने के लिए लिखा हुआ है। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, तुम्हारा गार्डन कैसे ग्रो करता है? विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। आप देखो ध्यान से देखना है, तीन वर्ड्स, एक तो यहां पर कॉकल शेल्स, एक है यहां पर सिल्वर बेल्स, एक है यहां पर प्रिटी मेड्स। ऑल इन अ रो मतलब एक ही लाइन में सब लगे हुए हैं। ये तीनों कॉकल शेल्स भी, सिल्वर बेल्स भी और प्रिटी मेड्स भी, ये तीनों फ्लावर्स के नाम है। कॉकल शेल्स जो होते हैं बच्चा पार्टी, बल्कि इसको स्पेसिफिकली लिख देता हूं, डेकोरेटिव सी शेल्स। सी शेल्स होते हैं वो, सिल्वर बेल्स भी फ्लावर एक तरह का, और ये प्रिटी मेड जो है ना, मेड्स, ये भी एक तरह का फ्लावर है। प्रिटी का मतलब खूबसूरत होता है। अब ये जो राइम है इसका मतलब सिंपली ये है कि जो मिस्ट्रेस मैरी है उसके गार्डन में बड़े खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स और सीशेल्स, डेकोरेटिव सीशेल्स, सजाने वाले जो सीशेल, समझते हैं ना सीशेल क्या होता है, ऐसे सीशेल्स और खूबसूरत सिल्वर बेल्स, खूबसूरत प्रिटी मेड्स, फ्लावर्स हैं ये सब, ये बड़े नीटली एक रो में ऑर्गेनाइज्ड हैं। मतलब उसका गार्डन बड़े अच्छे से कई सारे तरह के फ्लावर्स से बना हुआ है। ठीक है कि ये कुछ इमेज आपको हेल्प करेगी समझने में। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन आप देखो इसका मतलब इनको क्या समझ में आएगा, कल्चरल गैप है ना, इनको थोड़ी पता है क्या बोला गया है यहां पर, किताब में कुछ लिखा हुआ है, देखो अब इनको क्या समझ में आएगा। देखो ओओपी, इमेजिन दैट, प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन। अभी देखो इसका मतलब क्या होता है। ओओपी को क्या मतलब समझ में आया, समझाता हूं। मेड्स का मतलब यंग गर्ल्स भी होता है। मेड्स का मतलब यंग गर्ल, मेड, सिंपली मेड अगर मैं बोलूं तो एक यंग गर्ल भी होता है, सिंपली इसका मतलब। ठीक है, अब भाई इसने जो मतलब है इसका मेड का, ये वाला समझ लिया, अब इसलिए हंस रहा है। इमेजिन दैट, प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन। इसको ये समझ में आया कि खूबसूरत लड़कियां गार्डन में जैसे प्लांट उगते हैं ऐसे उग रही हैं। हंस रहा है इस बात पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो मुझे चैट चाहिए इस वक्त। समझ में आया क्यों हंस रहा है हमारा ओपी? थिंक टैंक अलार्म, थिंक टैंक बिल्कुल शॉक हो जाता है एकदम से। इसको क्या समझ में आया मतलब देखो, स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी। लेविटी का मतलब होता है लैक ऑफ सीरियसनेस, जब कोई सीरियस ना हो, मजाक के मूड में हो। एक किस्सा याद आ गया हमारा इंटरनल, बट एनीवे, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी। बोलता है भाई रुक जाओ, मजाक का टाइम नहीं है, मजाक का टाइम नहीं है बिल्कुल, बच्चों बजाओ। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी? तुमको समझ नहीं आ रहा है कि जो हमने अभी डिस्कवर किया है, ये बात जो तुमने बोली, ये कितनी सीरियस बात है, इसकी सीरियसनेस रियलाइज नहीं कर रहे क्या तुम? द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। बोल रहा है अर्थलिंग्स ने डिस्कवर कर लिया है एग्रीकल्चर और माइनिंग को कैसे कंबाइन करना है। क्या मतलब है? एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, फार्मिंग, और माइनिंग क्या पर्पस होता है बेसिकली माइनिंग का? डिगिंग मेटल्स। अर्थ के अंदर से आप कुछ मेटल्स को निकालते हैं, माइन करके, खनन बोलते हैं इसको हिंदी में। तो बोलता है इसको क्या समझ में आया, बताता हूं अभी क्यों समझा इसने ऐसा। अभी बात करूंगा आपसे एक मिनट, बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आप कह रहे हैं, लेकिन पहले समझा दूं इसने क्या समझा इस राइम को पढ़ के कि अर्थलिंग्स ने एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन करना सीख लिया है। खेती कर ली है, मतलब खेती करना भी सीख लिया है और खनन करना भी सीख लिया है, दोनों को साथ में कंबाइन करना। कैसे? दे एक्चुअली कैन ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल सच एज सिल्वर एंड कॉकल शेल्स। उसको लगा थिंक टैंक को कि ये सिल्वर और कॉकल शेल्स, जो यहां पर फ्लावर्स के नाम है ना, कॉकल शेल्स और सिल्वर बेल्स, उसको लगा ये दोनों मेटल्स हैं। फ्लावर नहीं समझ में आया उसको, उसको लगा ये तो रेयर मेटल्स हैं, और अर्थलिंग्स ने, अर्थ के लोगों ने कोई टेक्निक डेवलप कर ली है इन मेटल्स को एग्रीकल्चर के थ्रू, खेती बाड़ी के थ्रू ग्रो करने के लिए। समझ में आया? क्योंकि लिखा है ना, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। इसको लगा कि यार इन लोगों ने, अर्थलिंग्स ने तो मेटल्स जो होते हैं ना, जिनको हम अर्थ से माइनिंग करके, खनन करके निकालते हैं, उन मेटल्स की खेती बाड़ी करनी सीख लिया। अब ये मेटल्स उगा रहे हैं अपने गार्डन्स में। समझ में आया? इसको डर लग गया भाई। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव्स टू नूडल कॉन्टेक्ट आर इन्वेजन फ्लीट। डर गया बेचारा, बोलता है यार ये तो एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव मतलब विस्फोटक सामान।
ओहो रुको, अरे यार, ठीक है। विस्फोटक या एक्सप्लोजिव्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो कि बॉम्ब बनाने के काम आती हैं। तो कॉकल शेल्स और सिल्वर, इसने ये एज्यूम कर लिया कि ये तो रेयर मेटल्स हैं जो कि एक्सप्लोजिव्स बनाने के काम भी आते हैं, और अर्थलिंग्स इनको खेती बाड़ी से उगाना सीख गए हैं भाई। कॉन्टेक्ट इन्वेजन फ्लीट बोलता है तुरंत हमारी इन्वेजन फ्लीट अटैक, इन्वेजन मतलब अटैक, और फ्लीट मतलब ग्रुप ऑफ शिप्स, हमारी जो शिप्स है ना जो तैयार खड़ी अटैक के लिए, उनसे कांटेक्ट करो तुरंत, ऐसा बोलता है भाई। समझ में आया? समझ में आया? फटाफट से जल्दी बताओ। थैंक यू सो मच फॉर द लवली कमेंट्स। समझ में आया? ग्रामर सिलेबस का क्या हो? ग्रामर तो हो गया बच्चे, है ना? यस, समझ में आया? पहला जो राइम था उसको कैसे मिसअंडरस्टैंड किया, अभी तो और देखना, अभी तो और मजा आएगा। देखो, नूडल दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर। इसने बोला था ना अभी थिंक टैंक ने कि हमारी इन्वेजन फ्लीट जो हमारी शिप्स खड़ी है अटैक करने के लिए, उनको फटाफट से कांटेक्ट करो भाई। नूडल दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर। नूडल बोलता है सर वो तो तैयार है बिल्कुल नीचे जाने के लिए और अर्थ को टेक ओवर करने के लिए, अर्थ को कॉन्कर करने के लिए। टेक ओवर मतलब कॉन्कर, ठीक है। थिंक टैंक टेल देम टू होल्ड, थिंक टैंक इनको बोलता है भाई इनको बोलो कि होल्ड करें। टेल देम दैट न्यू इंफॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ, आयोटा ट्रांसक्राइब, बोलता है उनको बोलो थोड़ा रुकिए, अभी अटैक ना करें, हमारे पास नई इंफॉर्मेशन आई है अर्थ को लेके। और फिर आयोटा जो है लेफ्टिनेंट आयोटा, उसको बोलता है अब तुम बोलो, ट्रांसक्राइब करो, अब तुम बताओ तुमने किताब में क्या देखा। आयोटा यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, ग्रेवली मतलब होता है सीरियसली। अब आयोटा जो है लेफ्टिनेंट, वो पढ़ती है किताब से बड़ी सीरियसली। क्या पढ़ती है? Hey diddle diddle the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport and dish ran away with the spoon. अगेन एक नर्सरी राइम है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। क्या मतलब है? कुछ ऐसा मतलब है, देखो ये इमेज देखो परफेक्ट। हे डिडल डिडल, ये डिडल डिडल ऐसा है जैसे हम पा 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 ऐसे टोन नहीं बोलते, ऐसा कुछ है, कुछ मतलब नहीं है डिडल का यहां पर। द कैट एंड द फिडल, फिडल मतलब होता है वायलिन। आप देखते हो इसमें कि कैट एक वायलिन बजा रही है यहां पर, ठीक है। द कैट एंड द फिडल, द काउ जंप्ड ओवर द मून, गाय जो है वो मून के ऊपर जंप कर गई है, ऐसा लिखा है, ठीक है। द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पोर्ट, और छोटा डॉग जो है वो इस पूरे कार्यक्रम को देखकर हंस रहा है बहुत जोर से। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, और डिश मतलब होता है प्लेट, जो खाने वाली प्लेट होती है ना, लिखा हुआ है जो डिश है वो भाग गई स्पून को लेकर। कुछ भी सेंस नहीं है इसका, कोई सिर पैर नहीं है इस बात का, ठीक है। लेकिन अब देखो इसको, ओपी लाफिंग, ओपी जो है हमारा कैरेक्टर हंस रहा है। द डिश रैन अवे विद द स्पून, डिश भाग गई स्पून को लेकर। थिंक टैंक सीज लाफ्टर, थिंक टैंक बोलते हैं हंसना बंद कर भाई। सीज लाफ्टर, स्टॉप लाफ्टर। डिजिस्ट, डिजिस्ट मतलब टू स्टॉप समथिंग इमीडिएटली, बोलता है रुक जाओ इसी वक्त। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, राइटर अब ये बोलता है भाई थिंक टैंक की ये तो और भी ज्यादा शॉकिंग है भाई। अलार्मिंग मतलब खतरनाक बात, शॉकिंग और खतरनाक, ये तो और भी शॉकिंग बात है जो बोला गया अभी। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, अब इसको क्या समझता है ये भी देखना इंटरेस्टिंग है। क्या इसका मतलब है ये आपने देख लिया यहां से, अब समझता क्या है ये देखो। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब होता है एन एडवांस्ड रेस या डेवलप्ड। बोलता है अर्थलिंग्स जो है वो तो बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, बहुत ग्रो कर गए हैं यार, हमको तो पता ही चला। डिडंट यू हियर, तुमको समझ नहीं आया क्या? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर। अब यहां लिखा हुआ है ना द कैट एंड द फिडल, ये जो कैट है वो यहां वायलिन बजा रही है, तो उस बात को इसने क्या इंटरप्रेट किया? उस बात को इसने इंटरप्रेट किया दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होता है मतलब पेट। इन्होंने अपने पेट एनिमल्स को म्यूजिकल कल्चर और स्पेस टेक्निक सिखा दी है। मतलब क्या हुआ इसका? अभी बताता हूं। इसको लगा कि भाई इनकी ये जो किताब लिखी है अभी, बेसिकली जो राइम है उसमें लिखा हुआ है कि कैट तो फिडल पकड़ के खड़ी है, बजा रही है, यानी कि इन्होंने अपने पेट एनिमल्स को म्यूजिक बजाना सिखा दिया है भाई साहब। पहला ये, फिर दूसरा स्पेस टेक्निक्स का मतलब क्या है? ये जो गाय है
ये आप देख रहे हो ना, लिखा है द लिटिल डॉग लाफ्ड टू द काउ जंप्ड ओवर द मून, काउ मून के ऊपर जंप कर गई। इनको लगाया उन्होंने तो अपने गाय, अपने जो कैट है, कैट को म्यूजिक चलाना, वायलिन बजाना सिखा रखा है, गाय को इन्होंने मून के ऊपर जंप करना सिखा रखा है। यार ये क्या चल रहा है यहां पे। तो म्यूजिकल और स्पेस कल्चर, स्पेस टेक्निक सिखा दी इन्होंने अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को, पेट एनिमल्स को। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, बोल रहे हैं इनका तो जो डॉग है वो उस दे हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब दे अंडरस्टैंड फन एंड लाफ्टर, क्योंकि लिखा हुआ था ना द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पोर्ट, ये सब एक्टिविटीज देखकर डॉग जो है बहुत तेज हंसा। तो उसका लगा यार इनके तो डॉग्स जो है उनके पास भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, मतलब दे अंडरस्टैंड लाफ्टर, दे अंडरस्टैंड कॉमेडी। ठीक है। Why at this very moment this may be launching an interplanetary attack of millions of cows, और बोलता है कि हो सकता है इसी क्षण, इस मोमेंट पर they may be launching an interplanetary attack of millions of cows। launching मतलब starting, हो सकता है इसी क्षण ये अर्थलिंग्स स्टार्ट कर रहे हो एक इंटरप्लेनेटरी अटैक बहुत सारी काउस के साथ। क्यों? क्योंकि हमारी तो गाय को भी ट्रैवल करना आता है ना मून के ऊपर, राइट। इंटरप्लैनेटरी मतलब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की तरफ, विद इन प्लैनेट्स, मतलब अर्थ से मार्स की तरफ। हो सकता है ये लोग अभी गाय से अटैक करा रहे हो, बहुत सारी गायों से। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, हमारी जो इन्वेजन फ्लीट है उसको आगाह कर दो, नोटिफाई कर दो, नो इन्वेजन टुडे, आज कोई अटैक नहीं होगा। ओपी ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड। अब आ गई हमारे बंदे ओपी की बारी, बोलता है ओपी अब तुम अगला कोड ट्रांसक्राइब करो। ठीक है ओपी, यस सर। ओपी आ गया, यस सर। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. आपने बड़ा पॉपुलर ये राइम है, बचपन में सुना होगा जरूर, हम्प्टी डम्प्टी वाला। हम्प्टी डम्प्टी एक किताब पे, एक दीवार पे बैठा, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, मतलब वो दीवार से ऐसे नीचे गिर गया। ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन, राजा के जितने भी हॉर्सेज हैं और उसके जितने भी लोग हैं, कैन नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन, वो फिर से हम्प्टी डम्प्टी को ऊपर नहीं बैठा सकते, उठा नहीं पाए। ये मतलब है इसका। इट्स सपोज टू बी फनी, बस इसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन देखो अब, ओह लुक सर, हियर इज द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी। अब ओपी हमारा बंदा जो वो क्या करता है, वो बोलता है थिंक टैंक को, सर देखो यहां पर एक पिक्चर है हम्प्टी डम्प्टी की। व्हाई सर, ही लुक्स लाइक टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस, और बोलता है एकदम से, सर देखो ये ही लुक्स लाइक, ऐसा लग रहा है सर, देखो सर, ये देखो किसकी तरफ दिख रहा है सर, ये थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हैंड। थिंक टैंक तो चिल्ला के बेचारा अपना सिर पकड़ लेता है एकदम। क्यों? इट्स मी, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन। जो इमेज ये दिखाता है, ये भी इमेज कुछ कुछ ऐसी ही होती है जैसा थिंक टैंक का बलून सिर होता है, ऐसा हम्प्टी डम्प्टी ऐसे दिखता है ना कुछ कुछ। तो थिंक टैंक सोचता है अरे ये तो मैं हूं, इनकी किताब में मेरी फोटो कैसे छपी हुई है। तो क्या अज्यूम करता है, आप देखो, इट्स मी, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, ये तो मैं हूं और मेरा बहुत ही महान बलून ब्रेन है इस फोटो में। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी एंड दे आर आफ्टर मी, अर्थलिंग्स ने मुझे देख लिया है और वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, एक लाइन है इसके अंदर, द हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल। अब इसको तो ये लग रहा है ना हम्प्टी डम्प्टी यही है, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, दैट मींस दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी। इसका मतलब ये लोग मार्स का सेंट्रल कंट्रोल जो है उसको और मुझे कैप्चर करना चाहते हैं। इट्स एन इन्वेजन ऑन मार्स, ये तो मार्स पे अटैक है। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, नूडल मेरे लिए फटाफट से एक स्पेस कैप्सूल, एक छोटा सा रॉकेट जिसमें फटाफट से निकल जाऊं मैं, एक ऐसा स्पेस कैप्सूल तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे बिना देरी के निकल जाना चाहिए, यहां से एस्केप कर जाना चाहिए। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, और जो स्पेस में लोग गए हुए हैं, वो जो अर्थ पे लोग गए हुए हैं, ओमेगा, आयोटा और ओपी, उनको इंस्ट्रक्शन देता है थिंक टैंक, स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, सुन लो भाई, तुम लोग को तुरंत निकल जाना चाहिए वहां से। एट वंस मतलब इमीडिएटली, तुम लोग तुरंत वहां से निकलो। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल द ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, लेकिन याद रखना तुम्हारी जो विजिट वहां पर तुमने की है उसके सारे ट्रेसेस, उसके सारे सबूत मिटा के आना। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, अर्थलिंग्स को पता नहीं चलना चाहिए कि उनका जो प्लान है वो मुझे पता चल चुका है। ओमेगा, आयोटा एंड ओपी रश अबाउट, रश मतलब रन या हरी। अब ये तीनों जो है ना, जो लाइब्रेरी में थे, ये एकदम से भागा दौड़ी करने लगते हैं, पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्फ, किताबों को वापस शेल्फ पे रखने के लिए। नूडल वेयर शैल वी गो सर, नूडल पूछता है हम कहां जाएं सर।
थिंक टैंक 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मार्स से बहुत दूर 100 मिलियन माइल्स दूर चलते हैं, ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स। इवैक्यूएट मतलब एम्प्टी, अपनी इन्वेजन फ्लीट को जो कि अटैक करने वाली थी अर्थ पे, उसको अब ऑर्डर ये दिया जा रहा है कि पूरा मार्स जो है ना उसको इवैक्यूएट कर दो, खाली कर दो पूरे मार्स को। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंटाउरी, अब हम जाएंगे एक नए प्लैनेट पे, अल्फा सेंटाउरी पे, 100 मिलियन माइल्स अवे, जो कि यहां से बहुत दूर है, 100 मिलियन दूर है। ओमेगा आयोटा एंड ओपी रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टन क्लोजेस। अब ये सारे कैरेक्टर जो है एकदम से इधर उधर भागने लगते हैं। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, फिर से वापस हिस्टोरियन की एंट्री होती है स्टेज पर। हिस्टोरियन देखिए आ गई, क्या बोलती है, वी आर एट द एंड ऑफ द लेसन लगभग। चकलिंग, चकलिंग मतलब लाफिंग, हंसते हुए हिस्टोरियन आती है स्टेज पर, बोलती है एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन। और इस तरीके से एक डस्टी, डस्टी मतलब जिसपे डस्ट लगा हो बहुत सारा, जिसपे धूल मिट्टी जमी हो, इस तरीके से एक पुरानी डस्ट जमी हुई, धूल मिट्टी जमी हुई नर्सरी राइम्स की किताब ने अर्थ को मार्स के अटैक से, मार्स के इन्वेजन से बचा लिया। As you all know, in the 25th century, 500 years after all this happened, we Earthlings resumed contact with Mars। और फिर उसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन देती है ये, क्योंकि आपको याद है ना 25th सेंचुरी में ये चैप्टर जो है 25th सेंचुरी की सेटिंग है इसकी, 25th सेंचुरी में ये प्लेस्ड है, वहां पे उस टाइम पे हो रहा है ये। तो बोलती है कि जैसा तुम लोगों को पता है 25th सेंचुरी में 500 इयर्स आफ्टर दिस हैपेंड, 2040 में अटैक हुआ था ना, ये बेसिकली जो भी हुआ था, उसके 500 साल बाद वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कांटेक्ट विद मार्स, हमने मार्स से फिर से कांटेक्ट रिज्यूम किया, यानी कि फिर से उनसे कांटेक्ट में आए हम। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस, और हमारी दोस्ती भी होगी मार्शियन से। बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्शियन, द वाइज एंड वंडरफुल नूडल। और ये बोलती है कि उस समय तक जो माइटी थिंक टैंक था उसको रिप्लेस कर दिया था किसने, एक बहुत ही समझदार इंसान ने जिसका नाम था नूडल, उसका असिस्टेंट बेसिकली। ओ यस, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स। और ये बोलती है हमने मार्शियंस को जो डिफरेंस है सैंडविचेस के और बुक्स के बीच में वो भी सिखा दिया। वी टॉट देम हाउ टू रीड एट टू एंड वी एस्टैब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस। और बोलती है हमने उनको रीड करना भी सिखा दिया। इनफैक्ट उनकी जो कैपिटल सिटी है मार्सोपोलिस, उनकी जो कैपिटल है मार्सोपोलिस, उसमें एक मॉडल लाइब्रेरी, मॉडल मतलब होता है यहां पर परफेक्ट, जो कि एक आइडल की तरह काम करे, एक बहुत बढ़िया लाइब्रेरी भी सेटअप कर दिया उनकी कैपिटल लाइब्रेरी में। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन जैसी आप उम्मीद कर सकते हैं, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड। लेकिन एक किताब अभी भी ऐसी है जिसको मार्शियंस कभी पढ़ते नहीं है। यू हैव गेस्ड इट राइट, समझ गए होगे तुम कौन सी किताब, वो किताब है मदर गूस। शी बाउज एंड एग्जिट्स राइट, एकदम से वो ऐसे झुकती है और एग्जिट कर जाती है एंड कर्टन क्लोज हो जाता है, और ये प्ले आपका यहां पर होता है बच्चा, पार्टी समाप्त। यस, अब बताइए मुझे जी 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 बताइए। मजा आ गया। ओपी मर्फीज लो, हाँ ये अच्छा बोला तुमने, जिसने बताया बड़ा अच्छा रिलेट किया। तो द बुक दैट सेव द अर्थ, कहानी तो बड़ी मजाकिया है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप इससे क्या सीखे अब यही बता दो। फनी, यस, इंटरेस्टिंग, ह्यूमरस, फुल ऑफ फन, मजा आ गया। 3 राइम्स जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं यहां पर, उनको इन लोगों ने कैसे मिस इंटरप्रेट किया, देखो है ना, कैसे उल्टा पुल्टा एज्यूम कर लिया। कल्चरल डिफरेंस का क्या फर्क पड़ सकता है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बताओ जल्दी से, अब फटाफट से क्या सीखे इस लेसन से, फटाफट से बताओ। फिर कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे आप लोगों से एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछने हैं, एंड देन विल डिस्कस द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, फिर हम क्लास के एंड की तरफ चलते हैं। मास्टरपीस, मजेदार है ना। हाँ, लिटिल इंफॉर्मेशन इज डेंजरस, आधी अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है, कभी भी उस पे एक्ट नहीं करना चाहिए। थिंक टैंक ने आधी अधूरी जानकारी पे एक्ट कर लिया, आधी अधूरी जानकारी के बेसिस पे डिसीजन भी ले लिया, और जो कि काफी खतरनाक रहा उनके लिए, है ना। जानकारी पूरी जुटाइए, आधी अधूरी जानकारी के ऊपर, हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर कभी भी एक्शन नहीं लीजिए, पहला। दूसरा,
दूसरा इंट्रीगिंग स्टोरी का ही बोल रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, बहुत बढ़िया। ये मैं चाहता हूं आप रियलाइज करें किताबों की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये आप लोग इस लेसन से समझते हैं। हालांकि ये फन ह्यूमरस सा लेसन है, बट हर एक किताब के अंदर एक मिरेकल, एक चमत्कार होता है। एक बड़े अच्छे एस्ट्रोनॉमर रहे हैं कार्ल समन, उन्होंने ऐसा बोला है कि बुक्स आर प्रूफ्स दैट ह्यूमंस कैन क्रिएट मैजिक टू। किताब जो होती है ना, वो इस बात का जीतता जागता सबूत है कि हम ह्यूमंस भी जादू कर सकते हैं, क्योंकि हर एक किताब के अंदर कुछ ना एक जादुई चीज होती है, कोई ऐसी सीख होती है जो कि आपको बदल दे, बिल्कुल आपको बहुत कुछ सिखा दे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स को भी हाईलाइट करती है स्टोरी, हालांकि एक ह्यूमरस वे में करती है, लेकिन यस, इट अंडरलाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स। किताबों की क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको पता चलता है। तीसरा, मुझे लगता है इससे आप जो सीख सकते हैं वो सीख सकते हैं कि जो नूडल है उसका कैरेक्टर, जो हम्बलनेस है उसकी, वो आप सीख सकते हैं। बेसिकली टैक्टफुलनेस सीख सकते हैं नूडल से। उसने जिस तरीके से थिंक टैंक को हैंडल किया, एक बहुत ही एरोगेंट इंसान को जो कि किसी की बात मानने को तैयार नहीं, उसको उसने बड़ी समझदारी से, बड़ी कई समझदार वाली बात बताई, और उन बातों को मनवाने के लिए कभी भी फोर्स नहीं किया उसको कि मैं सही बात बता रहा हूं मेरी बात मानो, नहीं, उसको बहुत ही सलीके से टैक्टफुली हैंडल किया, अपनी बात मनवा भी ली, और उसको यह भी महसूस नहीं होने दिया कि मैंने अपनी बात को तुमसे मनवाया है ना। ये बड़ा एक गुण जरूरी है, सीख लीजिए इसको। ऑलराइट, अब आगे चलिए, कुछ सवालों का जवाब दीजिए फटाफट से। व्हाट कंक्लूजन डज थिंक टैंक ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग राइम? ये जो राइम था, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्ररी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो, इससे एक थिंक टैंक क्या कंक्लूजन ड्रॉ करता है? बताइए क्या कंक्लूजन ड्रॉ करता है, ये आप लोगों को बताना है, बताइए। ए, अर्थलिंग्स लव गार्डनिंग, ये कि अर्थलिंग्स गार्डनिंग बहुत प्यार पसंद करते हैं। बी, अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू ग्रो मेटल्स एंड एक्सप्लोजिव्स। सी, ही बिलीव्स दैट अर्थलिंग्स हैव सीन हिम एंड प्लान टू इन्वेड मार्स। डी, ही थिंक्स हम्प्टी डम्प्टी इज अ रियल मार्शन। सोच के जवाब देना। आपको इस वाली जो राइम है उससे क्या कंक्लूड करता है वो ये बताना है भाई, है ना। और ये जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं, कुछ अगले 2 3 4 क्वेश्चन, वो बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से करिएगा। वैसे अगर गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन याद कर लेना अगर आंसर गलत हो जाए बाई चांस आपका तो। वैसे तो हमने अभी चैप्टर पढ़ाया, गलत तो नहीं होना चाहिए। बताओ 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 बताओ। करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी, ऑप्शन बी। अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू ग्रो मेटल्स एंड एक्सप्लोजिव्स, वो क्योंकि यहां लिखा हुआ ना कॉकल शेल सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो, तो उसको लगा कि यार अर्थलिंग्स ने तो सीख लिया है रेयर मेटल्स को ग्रो करना, एक्सप्लोजिव्स को, बॉम्ब वगैरह भी ग्रो कर लेते हैं अर्थलिंग्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। What conclusion think tank draw from the following rhyme? ये hey diddle diddle the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see that sport and dish ran away with the spoon. ये वाला जो rhyme था, इससे क्या कंक्लूड किया थिंक टैंक ने? क्या कंक्लूड किया बताइए। Earthlings have taught animals music and space travel. Earthlings are fond of nursery rhymes. Earthlings keep cows as sacred animals. Earthlings love to tell jokes about animals. क्या क्या बताइए। ये तीनों क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा अभी, एक और क्वेश्चन सिमिलर आएगा, उसका भाई ध्यान रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कैट एंड द फिडल वाला जो है उस वाले से आपको बताना है क्या कंक्लूड किया इन लोगों ने। बताओ 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 बताओ, इजी पीजी है मुझे लग रहा है। पिछले वाले में कुछ गलती हुई थी, इसमें गलती नहीं करना यार, इसमें आप लोगों को समझाया मैंने अच्छे से कि क्या डाउट, मतलब क्या इसका मतलब है राइम का, और क्या जो मार्शियंस है उन्होंने अज्यूम किया, थिंक टैंक ने क्या समझा इससे मतलब। ठीक है, बड़ा इजी सा आंसर इसका, सीधा सीधा आप लोग आंसर जो ज्यादातर दे रहे हैं बच्चे सही दे रहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अर्थलिंग्स हैव टॉट एनिमल्स म्यूजिक एंड स्पेस ट्रैवल, क्यों? क्योंकि काउ जंप्ड ओवर द मून एंड द कैट एंड द फिडल, इन दोनों लाइनों से ऐसा अज्यूम किया उसने कि यार इन्होंने तो स्पेस ट्रैवल सिखा दिया, अपने जानवरों को म्यूजिकल कल्चर सिखा दिया, है ना। वाह, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाउ डज थिंक टैंक पैनिक आफ्टर हियरिंग हम्प्टी डम्प्टी? ये वाले क्वेश्चन की जगह ये बताओ, चलो यही बता दो। थिंक टैंक पैनिक क्यों कर जाता है हम्प्टी डम्प्टी सुनने के बाद? He thinks the earthlings can control time. He realizes his reflection resembles Humpty Dumpty. He believes that earthlings have seen him and plan to invade Mars. He thinks Humpty Dumpty is a real Martian. सोच के जवाब देना भाई। हम्प्टी डम्प्टी वाला जो पोर्शन था उसको सुनने के बाद, उसको देखने के बाद ये क्यों पैनिक कर जाता है? बताइए।
इजी पीजी मुझे लगता है। एक हल्का सा डाउट किसी को हो सकता है क्योंकि दो पॉसिबल आंसर्स थोड़े से क्लोज हैं इसमें, बट अदरवाइज एक ही क्लियर कट आंसर निकल के आता है, ऑप्शन सी। ही बिलीव्स दैट अर्थलिंग्स हैव सीन हिम एंड प्लान टू इन्वेड मार्स। बेसिकली जैसे वो देखता है अपनी फोटो तो उसको लगता है अर्थलिंग्स तो मेरे को देख लिया है, प्लस इसमें हम्प्टी डम्प्टी में एक लाइन है, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, तो उसको लगता है यार शायद ये मेरा जो मार्स पे रूल है उसको खत्म करना चाहते हैं, मेरा भी ग्रेट फॉल लाना चाहते हैं, इसलिए एज्यूम करता है कि ये मुझे और मार्स को अटैक करना चाहते हैं। ठीक है, थीम ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का थीम क्या है बेसिकली ये आपको बताना है, और इसमें मल्टीपल पॉसिबल आंसर करेक्ट, इसमें मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हैं। बताइए स्टोरी का थीम क्या है, ये बताओ 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 फटाफट से बताओ। हाफ फेड नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, एरोगेंस लीड्स टू वंस डाउनफॉल, इंटेलिजेंट पीपल कैन रूल द प्लैनेट, अर्थलिंग्स आर मोर डेवलप्ड देन मार्शियंस। ठीक है, कोई नहीं, इसमें मैंने बताया ना आप लोगों को एक से ज्यादा ऑप्शन पॉसिबल है करेक्ट आंसर होना, क्योंकि आउट ऑफ दीज 4 दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि इसके थीम को करेक्टली प्रेजेंट करते हैं। बताइए क्या क्या, बताइए 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 बताइए। इजी पीजी आई बिलीव, करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी। एक ये थीम भी है कि आधी अधूरी जानकारी जो उस पर कभी एक्ट नहीं करना चाहिए, खतरनाक होती है। एरोगेंस लीड्स टू वंस डाउनफॉल, जो कि करेक्टली रिप्रेजेंट करता है जो कैरेक्टर थिंक टैंक का, वो अगर एरोगेंस आपके अंदर है, घमंड आपके अंदर है, तो आपका डाउनफॉल आना तय है। ऑप्शन ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। ऑल राइट, तो चलिए आप लोगों को कैरेक्टर्स के बारे में मैंने यहां पर नोट्स अटैच कर दिए हैं। देन इसके डिफिकल्ट वर्ड्स ये रहे सारे, समरी पूरी डिटेल में अटैच कर दिए इन इमेजेस के साथ जो आपने देखी अभी, यू कैन गो थ्रू इट। एंड देन यू हैव इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं। चलिए अभी फटाफट से। राइट, नंबर 1, Noodle avoids offending think tank, but at the same time he corrects his mistakes. How does he manage to do that? Noodle, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, जो आपको डिस्कशन हमने किया अभी। नूडल जो असिस्टेंट है बेसिकली थिंक टैंक का, वो उसको ऑफेंड नहीं करता। ऑफेंड मतलब कोई ऐसी बात नहीं बोलता जिससे उसको बुरा लग जाए, बट एट द सेम टाइम, लेकिन ऐसे सेम टाइम पर ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक्स, उसकी मिस्टेक्स को करेक्ट भी करता है। कैसे कर पाता है ऐसे? सॉरी हाँ, कैसे कर पाता है ऐसे, बताइए फटाफट से, बताओ 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 बताओ। हाँ, बहुत अच्छा, एक वर्ड याद कर लेना यहां पे, बिल्कुल सही बात, ये वर्ड याद रखना, टैक्टफुलनेस। उसकी जो टैक्टफुलनेस है ना बेसिकली, वो यहां पर हैंडी काम आती है। टैक्टफुल क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी को ऑफेंड करे बिना अपना काम करवा ले, उसको टैक्टफुल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत पोलाइट है, पोलाइट भी मेंशन कर दो, पोलाइट है, इंटेलिजेंट है, टैक्टफुल है। ये क्या करता है, जब भी किसी आइडिया को, ये जब भी देखता है कि थिंक टैंक कोई गलती कर रहा है, तो उसको अपना आइडिया ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे उसका ही हो। जैसे आपको याद है 2-3 जगह इसने बोला कि अब मेरे दिमाग में एक हेजी सा आइडिया फ्लोट कर रहा है, मुझे माफ करिएगा। पहले तो माफी मांगता है सीधा, फिर बोलता है मेरे दिमाग में एक हेजी सा आइडिया सर्कुलेट कर रहा है, सर फ्लोट कर रहा है। तो थिंक टैंक बोलता है ठीक है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दिमाग का जो आइडिया क्लैरिफाई कर दूंगा, है ना। ये नहीं बोलता सर एक आइडिया ये आप गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं टोकता उसको ऐसे प्रेजेंट करता है आइडिया को कि थिंक टैंक को लगे कि यार ठीक है, बात सुन लेते हैं एक बार इसकी। जब वो आइडिया सुनता है तो उसको लगता है तो काम की बात है, और फिर वो उसको अपने आइडिया की तरह प्रेजेंट कर देता है थिंक टैंक। राइट, तो उसके सामने ऐसे टैक्टफुली, पोलाइटनेस के साथ, हम्बलनेस के साथ, इंटेलिजेंस और टैक्टफुलनेस के साथ एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये उसको ऑफेंड भी नहीं कर रहा, साथ साथ उससे अपनी बात मनवा भी ले रहा है, उसको करेक्ट कर दे रहा है उसकी मिस्टेक्स को। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू वर इन नूडल्स प्लेस, हाउ वुड यू हैंडल थिंक टैंक्स मिस्टेक्स? अगर तुम नूडल की जगह होते तो तुम थिंक टैंक की गलतियों को कैसे हैंडल करते? बताओ फटाफट से। बताओ, जल्दी से बताओ। If you were in Noodles place, how would you handle think tanks mistake? जल्दी से पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद बात करेंगे यार, थोड़ा सा समय है हमारे पास, चिंता नहीं करिए। आप पीवाईक्यूज करने आप लोग, आप चिंता नहीं करिए, आप लोगों के लिए पूरा इंतजाम बंदोबस्त है, बस जो नोटिफिकेशन आपके पास आए उनका ध्यान रखना। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास है उनका ध्यान रखना, आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आएंगे
जिससे आपको ये पता होगा कि जो भी हो रहा है कब हो रहा है कहां हो रहा है। ठीक है, सिंगल एल होता है बच्चा पार्टीज में, करेक्शन। कोई बोल रहा है बाय बीटिंग, बाय स्लैपिंग। नौकरी छोड़ दूंगा मैं। शूट एम, थप्पड़ लगा के। अरे 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 यार, तुम लोग तो बड़े एग्रेसिव लोग हो यार, गुस्सा गुस्सैल लोग हो तुम तो। बीट एम, तमाचा लगेगा एक उसको, मार पीट के, कुटाई करके। अरे अरे बाप रे भाई साहब, कट हिज। कोई बोल रहा है सर उसके एग शेप्ड हेड को फोड़कर ऑमलेट बना देते। अरे नहीं यार, कभी भी एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो अपने तुम जो ऐसे एग्रेसिव खूंखार आइडियाज लिख रहे हो ना चैट में, ये मत लिखना, बिल्कुल मत लिखना, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जाम में हमेशा प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ शांत काम टाइप ऑफ इंसान। ऐसे सोचना जैसे अगर मैं होता तुम्हारी जगह, मेरे मेरे मेरी तरह सोचना, थोड़ा सा मेरी तरह। ठीक है, तुम लोग तो बड़े खूंखार हो यार, मार मुड़ने पे आ गए तुम लोग। है, प्यार से समझाना यार उसको, ऑमलेट बनाना है, कभी कुछ कभी क्रूसीफाई कर देते उसको। अरे बाप रे भैया, कहां आ गया मैं। तुम लोगों के बीच में नहीं फंसा, शुक्र है। मैं ऑफलाइन क्लास हमारी होती, तुम लोग तो भाई पता है अटैक कर दिया तुमने। किस दिन कुछ पसंद नहीं आया तुमको, तुम अटैक कर दोगे यार। प्रूव हिम रॉन्ग। अच्छा, अगेन जो तरीका नूडल का था वही यूज करेंगे। आप बोलेंगे जिस तरीके से नूडल ने हैंडल किया उसको, उस तरीके से ही मैं करता, सही तरीका है ये। आपके पास कोई और बेटर तरीका है जिसमें मार पिटाई इन्वॉल्व ना हो, अंडे ऑमलेट बनाना इन्वॉल्व ना हो, तो लिख देना। अदरवाइज जो तरीका नूडल का था वो परफेक्ट था, बिल्कुल ठीक है। कैसे? टैक्टफुलनेस के साथ, कर्टेसी के साथ, इस तरीके से बिहेव करके कि उसको ऑफेंड ना हो, वो बुरा ना माने, एंड साथ साथ आप अपने आइडियाज रिप्रेजेंट कर दो उसको ऐसे, ठीक है, पोलाइटली, बिल्कुल। नेक्स्ट, डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? कैन वी डू अवे विद बुक्स ऑल टुगेदर? क्या लगता है आपको, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बुक्स को रिप्लेस किया है? काफी हद तक किया है। जैसे किंडल आ गई है आजकल, है ना, ई बुक्स आ गई हैं, राइट? तो यस, बट देन अगेन मैं भी, और मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग जो रीडिंग में स्ट्रांगली रीडिंग को फॉलो करते हैं, रीडिंग में मानते हैं, वो आपको इस बात को लिख के देंगे कि भाई जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं वो कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। ट्रेडिशनल बुक्स का अपना एक फील है जो पॉसिबली कभी रिप्लेस नहीं हो सकता है। एक ऐसा आनंद, एक ऐसा जॉय है जो ट्रेडिशनल बुक्स लेकर आती हैं, जो शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आता है ना? तो यस, it has replaced electronic media has replaced the traditional books, but I don't think कि ऐसा कभी टाइम आएगा कि कंप्लीटली रिप्लेस हो जाए। हाँ शायद क्योंकि बुक्स या पेजेस जो है वो फॉरेस्ट वगैरह वो काट कर बनती हैं, अगर ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा कभी रहा तो शायद पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, why are books referred to as a man's best companion? Which is your favorite book and why? Write a paragraph about that book. अब ये आप मुझे अपने होमवर्क में बताइएगा। बोला जाता है किताबें जो होती है ना इंसान की सबसे अच्छी साथी होती हैं, कंपेनियन होती हैं। और विच इज योर फेवरेट बुक एंड वाई? आपकी कोई फेवरेट बुक अगर है तो बताइए। तो बच्चा पार्टी, बहुत सारी चीजें आप लोग किताबों से सीखते हैं। अगर आपका कोई दोस्त ना हो लेकिन आप किताब पढ़ने का शौक रखते हैं तो आपको कभी दोस्त की कमी महसूस भी नहीं होती, या फिर ओवर टाइम इन अ वे आपको किताबें बदलती हैं, आपको बहुत सारी चीजें सिखाती हैं किताबें, इस वजह से शायद आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाए, ठीक है। तो पेशेंस सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है। गेम ऑफ थ्रोन्स, हैरी पॉटर सीरीज, एटॉमिक हैबिट्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे आपने होमवर्क में बताइएगा और ये भी बताना कि आपको जो भी किताब आप बोल रहे हो वो अच्छी क्यों लग रही है। हो सकता है इनमें से कोई किताब मैं भी पढ़ लूं फिर आपके सुनने के बाद, ठीक है। ऑल राइट, तो इसके साथ बच्चा पार्टी वी हैव रीच्ड एंड ऑफ द क्लास। हम पहुंच गए क्लास के एंड में, और इसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैंने यहां पर अटैच कर दिए हैं जितने भी, एंड देन वी कम टू ओ सैंपल पेपर्स। आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी कि दिस इज टाइम, अब सिलेबस भी खत्म हो गया है हमारा, है ना। तो वी हैव सम सैंपल पेपर्स, आप लोग को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। देखो ये पीडब्ल्यू ने कुछ सैंपल पेपर्स पब्लिश करे हैं आप लोगों के लिए। आई बिलीव सारे सब्जेक्ट के हैं, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी ए, हिंदी बी, सोशल साइंस, सभी हैं। मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारे सैंपल पेपर्स पब्लिश कर दिए हैं, बड़े अच्छे से टीम ने बनाए हैं। अगर आप लोगों को अब रिविजन करनी है तो आप इनकी हेल्प से जरूर कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द एंड ऑफ आवर सेशन, चलते हैं हमारी क्लास के एंड में, और दिस ब्रिंग्स मी टू द पार्ट जहां पर हम लोगों को विच इज अ लिटिल डिफिकल्ट, आई वुड से, थोड़ा सा मुश्किल है।
बट देन अगेन आई रिमेंबर हमारी पहली क्लास जब हुई थी, अ लेटर टू गॉड हमने पढ़ाया। बड़े सारे एक्सपीरियंसेस हैं पूरे साल के जो मुझे मेमोरीज में दिमाग में एज्ड है, मतलब छपे हुए हैं दिमाग में, है ना। फिर आपको याद है कि हमारी क्लास रही थी, शायद नेल्सन मंडेला वाली क्लास थी, जिसमें आप लोग बिना मतलब हंसने लगे थे और बहुत सारे बच्चे, यहाँ पर स्माइलीज इतनी सारी हो गई थी कि तगड़ा सा रिकॉर्ड सब बन गया था। कुछ अबाउट 30,000 ऑड स्माइलीज यहाँ पर मुझे दिखी थी उस दिन, है ना। ऐसे ही हंसने लगे थे तुम लोग तो। और कई सारी क्लासेस में तुमने बड़े अच्छे समझदार क्वेश्चंस भी पूछे हैं, कई सारी। जैसे क्लास थी वो द मिडनाइट विजिटर, जहां पर तुम लोग बिल्कुल वो क्लास थी थ्रिलिंग थोड़ी सी ना, और उसके एंड में तुम लोग करे सर क्या एंडिंग है यार, हिल गए हम लोग। तो यह बीन अ वंडरफुल ऑडियंस थ्रू आउट द ईयर। Let me remind you कि with the closure, with the finishing of, with the ending of this book, with the ending of this curriculum, हम लोग एक और किताब के एंड पर पहुंच गए, विच इज द बुक ऑफ आवर मेमोरीज। हमारी जो मेमोरीज की किताब है उसके एंड पर भी हम पहुंच गए हैं। हमने बहुत सारी मेमोरीज को अपनी एक बुक में, एक तरह से आप जैसे इंसान लिखता है ऐसे हमने बहुत सारी मेमोरीज को अपनी बुक में संजो के रखा है। आपके सवाल, आपके लाफ्टर, आपका जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ना सिर्फ वो, आपकी हंसी मजाक, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज इस किताबों में लाइंस की तरह छपी हुई हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस, एंड एवरी ब्यूटीफुल थिंग कम्स टू एन एंड। हर खूबसूरत चीज कभी ना कभी एंड होती है। और आप लोगों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आप, क्योंकि आप लोग एक बहुत ही अच्छी ऑडियंस रहे हो। और साथ साथ एक टीचर तो मैं शायद नहीं मानता खुद को, मतलब मुझे लगता है कि अभी वो लेवल जो एक टीचर शिक्षक कहने का होता है ना, मैं थोड़ा, मतलब मैं छोटा ही हूं, मुझे ऐसा लगता है। तो वो तो शायद नहीं आया, लेकिन जैसे भी आप मुझे देखते हो अपने दोस्त की तरह, अपने गाइड की तरह, आई हैव बीन एबल टू गाइड यू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से मैंने आपको बेस्ट गाइड करने की कोशिश करी है ना। आपको मैंने ग्रो करते हुए देखा है। तो एक टीचर होने के नाते, या एक बड़ा भाई होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते, मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा फेज होता है जब आप, शायद आप कभी इस फेज में आओगे तो समझोगे कि जब आप किसी ऐसे इंसान को जिसको आपने पढ़ाया हो या जिसको आपने हेल्प करी हो कुछ किसी भी समय पर, और उसको आप ग्रो होते हुए देखो, वो आप देखो कि यार ओवर टाइम समझदार हो गया, वो अब चीजों को पिक करने लगा है। दैट्स अ जॉय, ये अपने आप में एक इनाम होता है टीचर के लिए। तो मैंने ऐसा देखा आप लोगों से। अब वो फेज आ गया है जहां पर मैं ऐसा कहूंगा कि अक्सर मैं ऐसा बोलता हूं जब भी ये लास्ट क्लास होती है, तो मुझे ये मोमेंट याद आता है। और मोमेंट कुछ ऐसा है जैसे हम लोग अभी तक साथ चलते आ रहे थे ना। ऐसा मानो कि एक रोड है जिसमें हम लोग, पूरी भीड़ हमारी एक साथ चलते हुए आ रही थी, हम लोग साथ में थे बिल्कुल। अब एक ऐसा पड़ाव आया है, अब एक ऐसा रास्ता आया है जहां पर मैं साइड में हो जाऊंगा, मैं यहां पर रुक जाऊंगा, और आप लोगों को अपनी बेस्ट विशेष के साथ कहूंगा कि आप आगे चलते रहिए। आप इतनी आगे बढ़ जाइए, आप इतने आगे चले जाइए कि कल को जब मैं देखूं कहीं आपको चमचमाता हुआ, तारों की तरह आप कहीं ना कहीं चमचमा रहे होगे, तो मैं खुश हूं आपको देख के कि अरे यार ये बच्चा मेरे साथ पढ़ा हुआ था, है ना। तो ऐसा ऐसा कुछ करिए अपने जीवन में, दैट यू मेक योर सेल्फ, दैट यू मेक योर पेरेंट्स, एंड दैट यू मेक अस वेरी प्राउड ऑफ यू। ऐसा कुछ करिए, और मैं बहुत खुश होऊंगा उसके लिए। आपको, अगर आप कुछ अच्छा करेंगे आगे चल के, तो नाचेंगे, गाएंगे, खुशी मनाएंगे, मतलब हम बहुत, ऐसा मुझे लगता है। तो अलविदा नहीं है, बस एक टेम्पररी हॉल्ट है। मैं यहां पर रुक रहा हूं क्योंकि एवरी ब्यूटीफुल थिंग कम्स टू एन एंड ना। हर चीज कभी ना कभी तो समाप्त होती है। तो ये वाला जो बैच का सफर है हमारा, वो भी समाप्त हो रहा है टेम्परेरीली। इसके बाद हम लोग मिलते रहेंगे आपके एग्जाम तक, आखिरी दिन तक हम लोग साथ हैं। एग्जाम के बाद भी हम लोग 11th-12th में मिलेंगे, तो आप चिंता नहीं करिए। बट हाँ, एक खूबसूरत सी जर्नी हमारी, जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं, जिसमें बहुत सारे अच्छे कुछ पल है, हंसने वाले भी हैं, कुछ जगह आप इमोशनल भी होगे, कुछ जगह आपने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो मेरे को लगा यार वाह यार मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है। ये सारी चीजें जो है ना, जो ग्रो करते हुए मैंने आपको देखा, दैट इज अ मेमोरी दैट आई विल ऑलवेज चेरिश। मुझे हमेशा बहुत स्पेशल फील होगा। इट्स एन ऑनर, इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी अ टीचर टू योर किड्स। आप सभी बच्चों के लिए एक टीचर जो मुझे नहीं पता आप लोग कैसे एक आइडल टीचर को देखते हैं, बट आपके लिए जैसा भी मैं हूं, मतलब जो भी मेरी कमी घटियां हैं या जो भी मेरी अच्छाइयां उनके साथ आए हैं, इट हैज बीन एन एब्सोल्यूट ऑनर। ये मेरे लिए एक प्रिविलेज, एक ऑनर की बात है कि आप लोगों को मैं पढ़ा पाया, आप लोगों ने मुझे अच्छे स्वीकार किया। यह हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस थ्रू आउट, इसके लिए भी शुक्रिया। और रिपीट करूंगा वो बात जो ज्यादा बोलेंगे थोड़ा इमोशनल हो जाएगा, बट आप लोगों ने पता नहीं मूवी देखी कि नहीं देखी, बड़ी प्यारी मूवी है लाइफ ऑफ पाई। इरफान खान का उसमें आखिरी एक डायलॉग है, बिल्कुल पाई बन के जो डायलॉग बोलते हैं, बड़ी प्यारी सी बात है। ये सेड इन द एंड इट्स द होल ऑफ लाइफ इज एन एक्ट ऑफ लेटिंग गो, बट व्हाट हर्ट्स द मोस्ट इज नॉट टेकिंग अ मोमेंट टू से गुड बाय। ये पूरा जीवन जो है ना, आप पाओगे ओवर टाइम कि आप अक्सर
आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ में जब जैसे और थोड़े बड़े होगे, आप पाओगे कि आप अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को अलविदा बोलते रहोगे, कोई ना कोई आपसे बिछुड़ता रहेगा। ऐसे ही सच इज लाइफ, ऐसे ही है जीवन, मतलब है ना। इसलिए बोला द होल ऑफ लाइफ इज एन एक्ट ऑफ लेटिंग गो। ये पूरा जीवन जो है ना लेट गो करने का एक एक्ट है। मतलब कभी ना कभी ऐसा होता रहेगा कि आप किसी ना किसी से अलविदा बोलते रहेंगे। आप काम पे एक जगह पढ़ रहे होंगे, फिर वहां पे दूसरी जगह जाएंगे तो जो पिछले लोग हैं उनसे कांटेक्ट छूट जाएगा। फिर आप एक जगह काम कर रहे होंगे, दूसरी जगह जाएंगे तो जहां पे पहले काम कर रहे थे वहां से कांटेक्ट कम हो जाएगा। इट हैपेंस, इट जस्ट हैपेंस दिस वे। ऐसी है नेचर, ऐसी है जो भी दुनियादारी है ना, वो ऐसी ही है। बट व्हाट हर्ट्स द मोस्ट इज नॉट टेकिंग अ टाइम टू गुड बाय। सबसे ज्यादा अगर तकलीफ आपको कभी होगी, या शायद आप हाइंडसाइट में पीछे मुड़ के देखोगे कि यार ऐसा मुझे दुख दिया इस बात ने, तो वही होगा कि आपने अच्छी बॉन्डिंग जहां जिसके साथ थी उसको अच्छे से अलविदा ना बोला हो, उसको अच्छे से गुड बाय ना बोला हो। क्यों? क्योंकि अलविदा अगर आप किसी को प्यार से अच्छे से बोलते हो, जिससे आपकी बॉन्डिंग हो, तो एक उम्मीद बनी रहती है दोबारा मिलने की। आप दोबारा मिलोगे अगर आप शायद किसी को अच्छे से अलविदा बोलते हो, आपकी आस रहेगी हमेशा। और वो जो दोबारा मिलने की इच्छा है, वो दोबारा से जब भी आप मिलोगे तो फिर से ऐसी खुशी के साथ मिलोगे, फिर से वही मोमेंट्स आप क्रिएट कर पाओगे। ये मेरी आपको सलाह है। तो वेरी गुड, वेरी 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 वार्म एंड ब्यूटीफुल बाय टू यू ऑल। आप सबको बहुत सारी बेस्ट विशेस के साथ एक अच्छा सा बाय, और मिलते रहेंगे हम। याद रखिए आप सब लोग एक स्पेशल गिफ्ट हो, है ना। यू ऑल हैव अ मैजिक इनसाइड यू। आप सब लोग एक तरह का मिरेकल हो अपने आप में। हर एक इंसान यूनिक है, ये बात मत भूलिएगा। एंड द वर्ल्ड डज नॉट नीड सुपर हीरोज, इट नीड्स क्रिएटिव थिंकर्स। इस दुनिया को सुपर हीरोज नहीं चाहिए, इस दुनिया को क्रिएटिव थिंकर्स चाहिए, जो कि आप में से कुछ बच्चे बैठे हुए हैं यहां पर। तो कीप एनहांसिंग योर सेल्फ। आप लोगों ने देखा, जैसे इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो इस चैप्टर में आपने देखा ना कि किताबों का क्या इंपैक्ट हुआ। एक ऐसा इंसान जो कि क्रिएटिवली सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, उसका क्या इंपैक्ट हुआ। तो आप लोग भी वो क्यूरियोसिटी अपने अंदर बरकरार रखिएगा, वो क्रिएटिविटी अपने अंदर बरकरार रखिएगा, जो कि शायद ओवर टाइम वो जो चमक होती है ना क्रिएटिविटी की, वो खत्म हो जाती है, खो जाती है, उसको अपने अंदर बरकरार रखिएगा। और जाते जाते आप लोगों से आपके कुछ अगर स्पेशल मोमेंट्स हैं ऑफ अस टुगेदर, इंग्लिश का जो सेशन आपका थ्रू आउट रहा, अगर उसमें आप कुछ भी ऐसी मेमोरीज हैं जो आपको बहुत याद हैं, तो मुझे प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। मैं आप लोगों के कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं क्लास के बाद। तो आज भी I'll see कि अगर कोई ऐसी मेमोरीज आपकी है, और कुछ भी ऐसा मोमेंट है जो कि आपको अच्छा लगे, आपका कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज है जो कि आपको परेशान करिए, तो वो लिखिएगा। मैं उसका रेजोल्यूशन जरूर लेके आऊंगा। अभी हमारे पास टाइम है और हम लोग मिलते रहेंगे। अभी बोर्ड्स का सफर जो है वो हमारे बैच का खत्म हुआ है, सफर बोर्ड्स का सफर बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। विल बी टुगेदर। आप लोग अच्छे से हैंडल कर पाएंगे उसको, ये मैं आपको अश्योर करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। रूमी की जो बात है वो फिर से याद आती है, और ए मिलने साहब की बात भी याद आती है कि आई हैव समथिंग, मतलब आई एम ग्लैड, आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि ऐसी कोई चीज है मेरे पास कि मुझे गुड बाय बोलना इतना मुश्किल पड़ रहा है। हमारी ऐसी बॉन्डिंग है कि हम अलविदा नहीं बोल पा रहे। बहुत मुश्किल पड़ रहा है वो टाटा बाय बाय बोलना। और जैसा रूमी ने कहा कि भाई हम लोग जो ऐसे लोग जिनका बॉन्डिंग सिर्फ ऊपर ऊपर सुपरफिशियल सरफेस पे होता है, उन लोगों के लिए होता है अलविदा। जिन लोगों की बॉन्डिंग बाय हार्ट या बाय सोल होती है, उन लोगों के लिए सेपरेशन असल में होता ही नहीं कभी। वो दोबारा मिलते हैं इतनी खुशी से मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर फिलिंग आवर क्लासेस विद लाइवलीनेस एंड लाफ्टर। हमेशा हमारी क्लासेस में बहुत सारा लाइवलीनेस और लाफ्टर आपने लेके आए आप, जिसके वजह से आई फेल्ट दिस लाइक अ होम। मुझे अपना घर जैसा होता है ना, जैसे घर, आप घर पे कभी अपना सुकून महसूस करते हो, शांति महसूस करते हो, वैसी शांति मुझे यहाँ क्लास में महसूस होती है आप लोगों के साथ। मतलब कभी हम हंसते हैं, कभी हम क्लासेस के बीच में लिटरेचर में कुछ ऐसा पोर्शन आता है जहां पर हम इमोशनल हो जाते हैं। तो बड़ी सारी मिक्सी मेमोरीज है, बट दे आर वंडरफुल। मतलब मेरे पूरे दिन का एक ऐसा हिस्सा होता है जहां जिसका मैं इंतजार करता हूं आपकी क्लास का। इट हैज बीन एन एब्सोल्यूट जॉय। अब वो खत्म हो रहा है, इस बात की तकलीफ है, बट ये हुआ, आपके साथ ऐसी बॉन्डिंग बन पाई थ्रू आउट द ईयर, आप समझ पाए मुझे, जिसको बहुत कम लोग समझते हैं। तो थैंक यू, दिस मीन्स द वर्ल्ड टू मी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। एंड आई ऑलवेज मिस यू। मतलब आप लोग एक स्पेशल प्लेस होल्ड करते हो मेरे मन में। तो कभी अगर आपको लगे कुछ परेशानी तकलीफ आए, रीच आउट टू मी। मैं जो मेरी बेस्ट कोशिश होगी वो करूंगा आपको, आपकी हेल्प करने के लिए। परेशान नहीं होइएगा। मेरी माँ, मतलब अब देखो आखिरी क्लास है ना, और आखिरी क्लास में ऐसा मन करता है कि आपको सब कुछ सिखा के चला जाऊं, कहीं आपको कल कुछ तकलीफ ना हो। अभी तक हम हफ्ते में 2 बार मिलते थे, और 2 बार मिलके आपकी कुछ दिक्कत परेशानी जो होती थी वो बातचीत से दूर हो जाती थी, या मैं कोशिश करता था उनको दूर करने की। नहीं भी होती तो कुछ मैं बता देता था, हंसी मजाक हो जाता था, आपका दिमाग थोड़ा ठीक हो जाता था।
अब वो नहीं होगा रेगुलरली। तो मेरे मन में हल्का सा डर है कि कहीं आप परेशान ना हो जाओ, क्योंकि एग्जाम प्रेशर अब रहेगा, थोड़ा सा आप लोग नर्वस रहोगे। तो आपको जाते जाते ये बात याद दिला देना चाहता हूं कि ये जो एग्जाम है ना, ये सिर्फ एक टेम्परेरी टेस्ट है आपका, आपको तैयार कर रहा है आगे आने वाली दुनिया के लिए। जो असल लाइफ है ना आपका, वो अभी आगे है। ये 10th का एग्जाम, 12th का एग्जाम, ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ये आपको अभी तैयार करेंगे आपके आगे आने वाली लाइफ के लिए। तो कभी इतना परेशान नहीं होइएगा, और याद रखिएगा, देयर इज नो सच प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन ना हो। ऐसी कोई समस्या नहीं है दुनिया में जिसका समाधान ना हो। हाँ, Where there's a will, there's a way बोला जाता है ना। अगर आपकी विल है, आपकी इच्छा शक्ति है, तो आप रास्ता ढूंढ लोगे, सॉल्यूशन ढूंढ लोगे। अगर आपकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई, अगर आपका स्पिरिट टूट गया, तो शायद सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो अपनी हिम्मत कभी मत टूटने देना, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। मेरी मम्मी बोलती हैं ऐसा, हारियो ना हिम्मत बिसारियो ना राम। अगर कभी आप फंस जाओ ना किस सिचुएशन में, तो ये याद दिलाना खुद को कि हिम्मत हारनी नहीं है मुझे। और जिन भी ईश्वर को आप मानते हो, राम को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जिस भी भगवान को, जीसस को मानते हो, जिन भी ईश्वर को आप मानते हो, उनका नाम लो, उनको भूलना मत। यू विल बी फाइन, आप एब्सोल्युटली अच्छे से कर पाओगे। रिमेंबर, हर प्रॉब्लम के 146 सॉल्यूशन निकल के आते हैं अगर आप ढूंढ लो। कोई ये कह देना कि चांद लेके आना है तुमको, तो हाँ ठीक है, टेक इट इन अ फन वे, टेक इट, मतलब हैव दैट स्पिरिट कि आप बोलो कि हाँ यार ढूंढता हूं क्या रास्ता है, ये सीधा उससे तो नहीं आएगा, रस्सी से जरा हुक बनाता हूं, उससे खींच के निकालूंगा चांद को। हैव दैट स्पिरिट, ऐसा हंसी मजाक वाला, एंटरटेनिंग वाला स्पिरिट रखना अपने पास, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। मैं मानता हूं आप लोग कर पाओगे, मैं कर पाया तो आप तो कर ही लोगे। बस ध्यान रखना कि जब भी हिम्मत जवाब देने वाली हो, तो एक और कोशिश करना। अक्सर मेरी वो बहुत सारी चीजें जो नहीं होनी थी कभी भी, वो इसलिए पूरी होगी कि मैंने एक और कोशिश करी बस, एंड इट वेंट माय वे। मेरा रास्ता बन गया खुद ब खुद। तो करते रहना कोशिश, और मैनिफेस्टेशन की पावर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो भी एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा कि आप किसी भी चीज को सच्चे दिल से अगर चाहते हो वाकई में, और आप मैनिफेस्ट करते हो कि आप उस चीज को पा रहे हो, अपने आप को इमेजिन करो कि मैं उस चीज को पा रहा हूं, जो भी चीज आप सच्चे दिल से चाहते हो, कामयाबी है या जो भी चीज आप, गोल आपका लाइफ का है, उसको अपने दिमाग में सेट करो कि यार वो मैं पा रहा हूं, मैनिफेस्ट करो ऐसा, एंड बिलीव मी द यूनिवर्स विल गिव इट बैक टू यू। यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसे रास्ते क्रिएट करेगा कि आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाओगे, चीज की तरफ, ठीक है। थैंक यू सो मच, you have a wonderful evening ahead. One last time signing off, Anurag Tyagi. You have a wonderful year ahead. Bye bye, take care, see you soon.